प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि हमारा रब्ता जल्द ही हो जाए जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब से, और उनसे भी हम जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से जो एक अमेंडमेंट प्रपोज़ की गई है इस 18वीं तरमीम के अंदर, उसके हवाले से बात करेंगे कि जो नया प्रोसीजर बताया गया है जिसमें पहले जुडिशल कमीशन रिकमेंडेशन देगा और वही रिकमेंडेशन फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगी। अब इस हवाले से भी बहुत से एतराज़ात आ रहे हैं, और जो बात कही जा रही है बहुत से मशहूर वकला की तरफ से और बार काउंसिल्स की तरफ से वो ये कि पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई रोल नहीं होना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर। एक और बात जो बुहारी साहब यहाँ पर बड़ी अहम है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर लिखा गया था कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी जगह पर ये पब्लिश नहीं हुआ कि ऐसी कोई तरमीम आ रही है जिसमें एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा। तो ये भी, इसको भी हम एक मसलहत कहें कि जिससे, क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनकी पावर डिल्यूट होती है, तो इसलिए इसको भी एक मफामत है या मसलहत है। दो बातें हैं। एक तो ये कि सवाए कंट्रोवर्शियल शिकें जो हैं उसके पूरी पैकेज तो अभी बाहर नहीं आई है। जो कंक्लूड की है उन्होंने, वो सारी शक्ल जो है वो वाजे नहीं है। हो सकता है कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं उसके अंदर मौजूद तो हों, लेकिन अब चूंकि कंट्रोवर्शियल चीज़ों की बात हो रही है लिहाजा उसको फोकस ना हुआ हो। लेकिन अगर ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय थी, अगर इसके ऊपर पार्टियों के दरमियान कंसेंसस था, तो उन्हें कोई ना कोई वजह जवाब ज़रूर पेश करना चाहिए कि किस वजह से इसको दरगुजर किया गया या इसके ऊपर बात नहीं हुई। लेकिन उस कोर्ट के होने के फ़वायद हैं, इसलिए कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो फिर काफ़ी देर तक इल्तवा का शिकार रहते हैं, क्योंकि कोई एक कोर्ट उसको हैंडल करने की पोजीशन में नहीं होती। बहुत सारे फेडरल इश्यूज जो हैं, मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट होनी चाहिए इस्लामाबाद में या नहीं होनी चाहिए, वो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट की तारीखों की नज़र हो जाए, एक कोर्ट होनी चाहिए जिसमें बराह रास्त अब तो बड़ा रिवाइव हो गया। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है जी मुमताज़ माहिर कानून बाबर सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाबर साहब, ये फरमाइएगा कि आपको मालूम होगा, बल्कि आपने पढ़ा भी होगा कि बैरिस्टर अकरम शेख साहब को काफ़ी एतराज़ात हैं कि जो नया इनफैक्ट जो प्रोसेस है जजेस की अपॉइंटमेंट का, और जिस हवाले से हम देख रहे हैं कि अब जल्दी अमेंडमेंट भी लाई जा रही है, उसके हवाले से उनके बड़े कंसर्न्स हैं, और वो कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये उसको टारगेट करेगा, उसको हैम्पर करेगा। आपने भी इसके हवाले से बहुत लिखा है, आप क्या कहते हैं? जी, हर बंदे का अपना व्यू पॉइंट है। मेरी नज़र में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इससे बिल्कुल अंडरमाइन नहीं होती कि आप एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस बना दें जिससे जजेस की अपॉइंटमेंट हो। सारी दुनिया में जजेस अपॉइंट किए जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस के नीचे। जो कॉमन लॉ जूरिस्डिक्शंस हैं, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे जुडिशल कमीशंस बने हुए हैं जो मुशावरत के साथ, कंसेंसस के साथ जुडिशल नॉमिनीज अपॉइंट करते हैं। यूएस सिस्टम है, वहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव नॉमिनेट करती है, पार्लियामेंट अप्रूव करती है, और वहाँ की बड़ी इंडिपेंडेंट कोर्ट्स हैं। सो अगर आप, ये एक डाइवर्जेंस जरूर होगी एग्जिस्टिंग सिस्टम से जो हम पिछले 14 साल से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने 73 के आइन को भी देखें तो उसमें लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया था वो कंसल्टेशन था बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। उसमें इंटरप्रेट कर लिया गया एज कंसेंट। तो ये चीज 1996 में अल जिहाद केस में हुई, और उस वक्त वो शायद मुनासिब था क्योंकि ट्रेडिशनली एग्जीक्यूटिव जो थी वो जुडिशरी से मशवरा किए बगैर ही अपने पॉलिटिकल अपॉइंटीज लगा दिया करती थी। सो वो सिस्टम 96 से चेंज होना शुरू हुआ। फिर आर्टिकल 260 में मुशर्रफ साहब ने एक लफ्ज डाल दिया जिसकी वजह से वो कंसल्टेशन के रह गया। तो अब इसे अगर ठीक किया जा रहा है एक सिस्टम के तहत, और इसमें लॉजिकली गवर्नमेंट का मशवरा भी शामिल होगा, लॉयर्स कम्युनिटी थ्रू पाकिस्तान बार काउंसिल उनका रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होगा, और 3 जजेस भी बैठेंगे, तो ओवरऑल जो इसकी कॉम्पोजिशन है जुडिशल कमीशन की वो मुनासिब है, जिसमें पल्ला जजों का ही भारी रहेगा, लेकिन एक कंसेंसस के साथ कैंडिडेट्स आएंगे। तो मेरे ख्याल में इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अंडरमाइन नहीं होती। बाबर सत्तार साहब, हमारे साथ आप लाइन पे रहिएगा। जस्टिस तारिक महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं उनकी भी राय लेना चाहूंगा। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जस्टिस साहब, ये फरमाइए, अभी बाबर सत्तार साहब भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनके मुताबिक किसी सूरत भी ये जो नया प्रोसेस प्रपोज किया गया है 18वीं तरमीम के मसवदे के अंदर, इससे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो अंडरमाइन नहीं होती, क्या आप इससे एग्री करते हैं? इस बात को प्रिंसिपली मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि जो अंडरमाइन तो उस वक्त होगी जब उनकी जो सर्विसेज जो है, टेन्योर जो है, वो वहां पर उस पर कोई प्रेशर हो और वहां कॉम्प्रोमाइज किया गया हो।
ठीक है जी। अच्छा, ये फरमाइए क्या आप इस बात से भी एग्री करते हैं कि ये जो बार काउंसिल के नुमाइंदे शामिल होंगे कमीशन के अंदर, इसके ऊपर आपको कोई एतराज है या ये रोके? बहुत सीरियस एतराज है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बाबर सत्तार साहब कानून और आइन बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन ये जो थोड़ी सी वकालत की पॉलिटिक्स है, ये मैं जानता हूँ। इसमें सूरत हाल ये है कि वहां पर पाकिस्तान बार काउंसिल में 2 धड़े, बल्कि मैं आपको ये भी शेयर कर लूं कि इससे पहले रजा रब्बानी साहब ने जो मुझे कांटेक्ट किया था, तो उस वक्त वहां जो शेप बन रही थी, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन को और प्रोविंशियल बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन को वहां पर ले जाया जा रहा था। तो मैंने उनकी गोशवार ये किया कि जनाब, मैं आपको पाकिस्तान बार काउंसिल की हिस्ट्री में से 2 ऐसे साबिक जो है वाइस चेयरमैनों का स्टेट अवे नाम बता सकता हूं, जो वाइस चेयरमैन बनने के बाद जाके जिन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल के जो है ना ओहदे एक्सेप्ट किए। तो मैंने कहा ये इतनी भारी जिम्मेदारियां उन लोगों पर डाल दे। इस तरह प्रोविंशियल बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन के हवाले से मैंने उनकी गोशवार किया कि जनाब, गुजारिश है वहां पर जो वाइस चेयरमैन बनते हैं वो उसमें कॉम्पिटेंसी की या दूसरी बातें ज्यादा रेलिवेंट नहीं होती, वो धड़ेबाजी होती है, जात बरादरी होती है, फिर वो होते हैं। और आखिरी बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पर जो 2 इस वक्त मौजूद हैं धड़े पाकिस्तान बार काउंसिल के, उसमें एक तरफ जो है लतीफ खोसा साहब लीड करते हैं, दूसरा हामिद खान। और एक रिसेंटली मिसाल दूं उनको कि आपको याद होगा कि जब लतीफ खोसा साहब का जो उनके खिलाफ जो भी इल्जाम थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दिया, तो उसमें लतीफ खोसा साहब वाला ग्रुप जो था, उन्होंने तो कहा ये सब ठीक हुआ, लेकिन जो मुखालिफ धड़ा था उसमें रशीद रिजवी साहब का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा यह बहुत गलत हुआ, इसलिए कि वो इस वक्त माइनॉरिटी में है। तो अगर आप उनको वहां पर नुमाइंदगी दे देंगे या वो अब नॉमिनी भिजवाएंगे, मिसाल के तौर पर मुझे भिजवा देते हैं और वहां पर मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की या हाई कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट कर रहा हूं, तो देखें आप उस जज को जो कि होने वाला है उसको ये पता चल जाएगा कि तारिक महमूद ने मेरे हक में वोट दिया, और फिर ये इस बात की क्या गारंटी है कि जो आदमी पाकिस्तान बार काउंसिल या प्रोविंशियल बार काउंसिल नॉमिनी के तौर पर वहां पर भिजवाएगी वो वाकई जो है इंटेग्रिटी में, प्रोफेशनलिज्म में या कॉम्पिटेंसी में इतना अच्छा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जज की अपॉइंटमेंट उसके हाथ में दी जा सके। और इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल भी एक वकील होता है जो हुकूमत का होता है, और अगर मिसाल के तौर पर वो अटॉर्नी जनरल साहब अगर चीफ जस्टिस साहब या वो जो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बैठे हैं उनके सामने घुघू होकर बैठ जाएगा, तो फिर उनका भिजवाने जस्टिस साहब आप अगर एक सेकंड मुझे यहाँ पर दीजिए, एक ब्रेक मुझे यहाँ पर लेनी है। बाबर सत्तार साहब आप भी लाइन पर रहिएगा, मैं चाहूंगा कि आप भी रिस्पॉन्ड करें जस्टिस साहब की बात के ऊपर। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।